इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंध-तास मुआहिदा इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में होने वाला ये मुआहिदा, जिसमें मीडिएटर का रोल यानी कि सालिस का रोल अदा किया है वर्ल्ड बैंक ने, जिसे हम IBRD के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिसेंट खबरों में आपने और मैंने सुना कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है या इन एबियंस कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी आखिर क्या थी या क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध-तास मुआहिदा, क्या कोई मुल्क अपने तौर पे इंडिया या पाकिस्तान में से इसको सस्पेंड कर सकता है, या फिर इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा मुआहिदा है जिसमें वर्ल्ड बैंक का कोई किरदार नहीं है? इन तमाम चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या 1947 में होने वाली तकसीम हिंद किस तरीके से 1960 में 13 साल बाद एक इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहिदे का पेशखेमा साबित हुई। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ MB आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल MB आसिफ एग्जाम्स इनसाइट्स। व्यूअर्स, अगर हम बात करें तो ये किस्सा शुरू होता है 14 अगस्त 1947 से। 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे इंडिया और पाकिस्तान यानी कि बरसगीर पाक व हिंद के ऊपर बनने वाली दो आज़ाद डोमिनियन, दो आज़ाद रियासतें जिसने ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी हासिल की, वो इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान की आज़ादी के बाद वेरी नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल में, अभी पाकिस्तान को बने एक साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, सन 1948। सन 1948 की 1 तारीख अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पाकिस्तान की तरफ आने वाली जो नहरें थी उनका पानी रोक लिया। यहाँ पे एक दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने, इंडिया ने किस तरह पाकिस्तान की नहरों का पानी रोक लिया। अगर हम बात करें 1947 की, तो उस वक्त जो रेड क्लिफ लाइन, जो इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, क्योंकि आपको इस बात का इल्म है कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की डिमार्केशन, हदूद का तयन जो है वो एक बरतानवी वकील सर सैरल रेडक्लिफ ने किया था। उन्होंने जो पहली लाइन ड्रॉ की उसके मुताबिक फिरोजपुर, जो आज इंडिया के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तान के हिस्से में आना था। लेकिन उस वक्त के जो कैनाल चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने सीक्रेटली उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर जवाहरलाल नेहरू को ये बात बताई कि अगर हम किसी तरीके से फिरोजपुर हेडवर्क्स कहते हैं उस जगह को जहां से दरियाओं का पानी डाइवर्ट किया जाता है नहरों की तरफ, नहरों में फेंका जाता है, ठीक है। तो उस वक्त जो आज मौजूदा पाकिस्तान के पंजाब की ईस्टर्न साइड है, जिसमें आप कसूर, लाहौर, फैसलाबाद, इस एरिया की बात करते हैं, तो इस एरिया की एग्रीकल्चर, इस एरिया की जो ज़राअत थी, उसका मुकम्मल तौर पर दारोमदार इन्हसार फिरोजपुर हेडवर्क्स से निकलने वाली नहरें थी। तो उस वक्त ये बात उन्होंने कही कि किसी तरीके से फिरोजपुर को जो है वो इंडिया में शामिल कर दिया जाए, ताकि हम कल कला नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के ऊपर आबी तौर पर अपना दबाव बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करके दिखाया, इसकी बाकायदा इसका नफाज करके दिखाया 1 अप्रैल 1948 को। दूसरी कि फिरोजपुर से सप्लाई लाइन जाती है कश्मीर की तरफ, अगर फिरोजपुर पाकिस्तान को दे दिया गया तो फिर किस तरीके से कश्मीर पर कब्जा मुमकिन होगा, नामुमकिनात वाली बात है। खैर, फ्रीडम एट मिडनाइट जो किताब है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वो भी आपको स्क्रीन पे हम शो कर देते हैं, दिखाते हैं। अब हुआ ये कि 1 अप्रैल 1948 को इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका, जो कि उस वक्त के मुताबिक पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान की ज़राअत पे और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बराह रास्त हमला था। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की हुकूमत थोड़ी मुतहर्रिक हुई और जाके
इंडियन गवर्नमेंट से बात की, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, तो गुफ्तो शनीद करते करते 4 मई 1948 को एक मुआहिदा तय हुआ। उस मुआहिदे के अंदर ये बात तय हुई कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को जो पानी देगा, उस पानी की पाकिस्तान को कीमत अदा करनी होगी। दूसरी चीज़ ये कि इन पानियों के ऊपर, इस पानी पे भारत का मुकम्मल इख्तियार होगा। वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, वो इसमें रद्दोबदल भी कर सकता है। और जब तक, तीसरी शर्त ये थी कि जब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला जाता, मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाता, तो भारत इसके ऊपर अपनी मुकम्मल हक मानेगा। अब इस तरह के मुआहिदे के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को 12 दफ़ा अप्रोच किया। इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की 12 दफ़ा 1949, 50, 51 के दरमियान इन 3 सालों में बहुत सारी गुफ्तगू हुई, बहुत सारी मुलाकातें हुई, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला जा सका। लेटर ऑन फिर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट डेविड लिलियंथल, जो एक वीकली मैगजीन, उसमें आर्टिकल्स लिखा करते थे, उस मैगजीन का नाम है कॉलियर्स वीकली, उसके अंदर उन्होंने ये राय तजवीज़ की कि अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों दरियाओं के पानी को इस्तेमाल करने के हवाले से किसी भी बात पर मुत्तफिक नहीं है, तो IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक, उसको ये चाहिए कि वो सालिस का किरदार अदा करे और इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई फोर्सिएबल मुआहिदा करके इसको अमन की तरफ लेके जाए। ऐसी सूरत हाल में उस वक्त के जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, यूजीन आर ब्लैक, जो उस वक्त वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे, यूजीन आर ब्लैक ने इस बात पे खासी तवज्जो दी और ये आइडिया आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन हलकों के अंदर और दुनिया के जितने भी पावरफुल सर्कल्स यानी कि ताकतवर हलके थे, उनमें ये बात आहिस्ता आहिस्ता पनपती गई, बढ़ती गई कि यकीनन हमें इस मसले का हल निकालने के लिए वर्ल्ड बैंक को इसमें शामिल होना चाहिए और अपना सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के इस तजवीज़ में शामिल होने के बाद यूजीन आर ब्लैक ने बाकायदा तौर पे इस पे कोशिश की कि इस मुआहिदे को किसी तरीके से मुकम्मल किया जाए। इस मुआहिदे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यानी तारीखी पस मंज़र में देखें तो 3 मुख्तलिफ फेजेस हैं। एक फेज है 1951 यानी 1951 से लेकर 1954 तक का। इसके अंदर क्या होता है, यूजीन ब्लैक जो है वो सबसे पहले ये प्रपोजल देते हैं 1951 में कि हमें इसका कोई टेक्निकल और पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए। मेडिएशन की जो दावत, इसमें मेडिएशन की जो दावत दी जाती है वो 1951-52 के दरमियान होती है और टेक्निकल नेगोशिएशन होती है 1952 से 54 के दरमियान। अब जो 1954 में तकरीबन प्रपोजल फाइनल कर दिया जाता है। टेक्निकल और पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने के बाद 1954 में वर्ल्ड बैंक ये प्रपोज करता है कि जो पंजाब में कुल 6 दरिया हैं, जिसमें सतलुज, रावी, ब्यास, जेहलम, चनाब, सिंध, ये कुल 6 दरिया हैं, जिन तमाम दरियाओं का पानी ईस्टर्न साइड यानी कि मशरकी अतराफ से पाकिस्तान में दाखिल होता है, जिनमें 3 पर्टिकुलर दरिया कौन से हैं, रावी, सतलुज और ब्यास। इनके पानियों के ऊपर मुकम्मल तौर पे भारत का हक मान लिया जाएगा और दूसरी जानिब जो चनाब, जेहलम और सिंध है, इंडस, इसके ऊपर भारत का हक नहीं माना जाएगा बल्कि पाकिस्तान का मुकम्मल हक माना जाएगा। हाँ, ताहम अगर भारत 18% तक इनका पानी अपनी ज़रूरी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के या दूसरे इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट्स में इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, जो कि इस ट्रीटी का आर्टिकल 7 भी बताता है। लेकिन 1954 में मुआहिदा प्रपोज कर देने के बाद आखिर ये मुआहिदा 6 साल देरी के साथ क्यों तय पाया? क्योंकि इस मुआहिदे के ऊपर एक एतराज़ मौजूद था और वो एतराज़ इंडिया की तरफ से नहीं था।
वो पाकिस्तान की तरफ से था। 1954 में दिया गया ये मुआहिदा इंडिया ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुआहिदे के ऊपर एतराज़ात उठा दिए। एतराज़ात उठाने की वजूहात क्या थी? वो ये थी कि जो पाकिस्तान के अंदर ईस्टर्न दरियाओं का पानी आता है, अगर उस पे भारत का हक मान लिया जाएगा तो फिर वेस्टर्न रिवर्स या जो बाकी 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे, उनका पानी इन ईस्टर्न नहरों में, जो मशरकी नहरें हैं, उनमें कैसे लेके आया जाएगा। तो इस सूरत हाल से निबटने के लिए फिर इसके मजीद वायबल टेक्निकल सॉल्यूशंस निकाले गए। और वो सॉल्यूशंस क्या क्या थे? इन एतराज़ात की वजह से कि आखिर पाकिस्तान ने मशरकी दरिया इंडिया को देने पे इतने एतराज़ात क्यों उठाए? क्योंकि आपको ये पता होगा कि इंडिया ने जो 1 अप्रैल 1948 को पानी रोका, जो फिरोजपुर हेडवर्क्स से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा था, उन तमाम तीनों दरिया जो कि रावी, सतलुज और ब्यास जो ईस्टर्न साइड पे थे, उसमें से सतलुज से निकलने वाली नहरों का पानी उस वक्त के ईस्टर्न पंजाब, जो यहाँ पर आज मौजूद है पाकिस्तान का ईस्टर्न पंजाब, जिसमें लाहौर, कसूर, फैसलाबाद का इलाका शामिल होता है, जिसमें बहुत सारा इलाका बराह रास्त ज़रई ज़मीनों से मुंसलिक है, इन पे उनका पानी आता था। अगर इंडिया उन तीनों दरियाओं पे अपना हक मानकर इस ट्रीटी को पाकिस्तान साइन कर देता, उनका हक मानते हुए इंडिया का, तो पाकिस्तान की ज़मीन तो फिर बराह रास्त बंजर हो जानी थी। तो फिर पाकिस्तान को तो इस ट्रीटी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ने क्या किया? इस ट्रीटी पे एतराज़ उठाया, और एतराज़ उठाने के बाद उन्होंने कहा कि कोई ऐसा वायबल सोल्यूशन दिया जाना चाहिए कि अगर इंडिया उन दरियाओं के पानी को रोक लेता है तो उस वक्त से इधर वाली जो नहरें होंगी उनमें वो पानी कैसे लाया जाएगा जो वेस्टर्न रिवर्स यानी कि सिंध, झेलम और चनाब में मौजूद है। तो उसके लिए मजीद 1954 से लेके 1959 तक वर्ल्ड बैंक कमीशन बैठा और इस पे मुख्तलिफ तजवीज़ और राय दी गई। वो ये थी कि नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड फंडिंग, कि अगर पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ठीक करना होगा तो उसके लिए हमें फंडिंग कहां से आएगी। फंडिंग के लिए जिन कंट्रीज ने ताउन किया उसमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और न्यूजीलैंड शामिल थे, जिन्होंने इधर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की। और ये बात तय की गई कि पाकिस्तान में 2 बड़े डैम बनाए जाएंगे और उन डैम्स से लिंक कैनाल्स बना के ईस्टर्न साइड पे जो नहरें मौजूद हैं उनके अंदर इनका पानी डाला जाएगा। 1959 में तकरीबन इंडस वाटर ट्रीटी अपने फाइनल नेगोशिएशन के अंदर एंटर्ड हो जाती है। लीगल, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है इसके थ्रू कि किस तरीके से इन तमाम चीज़ों पे हमें मदद दी जाएगी। और उसके बाद वाटर शेयरिंग राइट्स को इंश्योर किया जाता है कि किस तरीके से दोनों ममालिक अपने वाटर शेयरिंग राइट्स को इंश्योर करते हैं। और उसके बाद अगर फिर भी नेक्स्ट नियर फ्यूचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आज अगर इंडिया कहता है जी हमने इन एबियंस कर दिया, इस ट्रीटी को ख़त्म कर दिया, तो जो कि वो नहीं कर सकता इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, उसमें ये लिखा है जी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया और वो ये था कि एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया जाएगा जो अभी मौजूद भी है। वो इंडस परमानेंट इंडस कमीशन जो है बाकायदा तौर पे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है इतने लंबे प्रोसेस के बाद वर्ल्ड बैंक के ताउन से 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर साइन की गई। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त के सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान शामिल थे जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया। हम बात करें कि आखिर इस ट्रीटी के इंपैक्ट्स क्या हुए, इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट ये है कि दैट इज अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज। ये दोनों मुल्कों के लिए एक इंतहाई अहमियत की हामिल बात थी कि पोस्ट पार्टीशन यानी कि 1947 के बाद ये पहली पीसफुल ट्रीटी थी जो दोनों कंट्रीज ने
साइन की। नंबर 2 ये कि ये वाटर शेयरिंग का एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाया गया जिसके थ्रू आज भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने अपने पानी के शेयर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बना के पाकिस्तान के अंदर डैम्स बनाए गए, नई नहरें खोदी गई, नई नहरें खोद के नया एरिया जो है अंडर एग्रीकल्चर आया जो आज भी मौजूद है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करने के बाद किस तरीके से 47 टू ऑनवर्ड 1960s तक इस मुआहदे को तय करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया ने कितनी मैराथन्स मीटिंग्स की, कितने लंबे लंबे सेशंस हुए कि इस मीटिंग को कामयाब बना के इस ट्रीटी को साइन किया जाए। तो क्या आप सोचते हैं कि यूनिलैटरली अपने तौर पे किसी भी प्रॉब्लम के तहत इंडिया इस बात को अपने तौर पे इन एबियंस कर दे? ये पॉसिबल नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी के ही सेक्शन 7 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो दोनों फ्री कैन मिल के किसी तीसरे फ्री कैन के पास बैठ के, ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। वो तीसरा फ्रीक वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, वो तीसरा फ्रीक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या एनी अदर कोई भी इंटरनेशनल बॉडी हो सकती है। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक या मेरी अपनी राय के मुताबिक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिकली एक इंडिया ने अपना स्टंट चलाया है कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान पे डिप्लोमेटिक प्रेशर हम डालें और डाल के उनको पूरी दुनिया में, जो कि उन्होंने एक स्लोगन बनाया हुआ है कि इंटरनेशनल आइसोलेशन, कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली हम आइसोलेट करें, ये वो आइसोलेशन प्लान के तहत ये सारा काम किया गया है। तो अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं या इंटरनेशनल जितने भी स्टैट्यूट्स होते हैं उसको कोई भी फरीक अपनी मर्जी से ना तो इन एबियंस कर सकता है, ना रिवोक कर सकता है, ना सस्पेंड कर सकता है। तो इस वजह से हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि ये वर्ल्डली डिप्लोमेटिक प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ है कि आप इंटरनेशनल ट्रीटीज को, इंटरनेशनल इदारों को मलहूज़े खातिर रखे बगैर इनको सस्पेंड कर दें, जैसा कि अभी रिसेंटली इंडिया ने किया है। दूसरी चीज़ ये कि कोई फैक्ट फाइंडिंग चीज़ें भी नहीं हैं जिसकी बिना पर ये कहा जाए कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। इंडस वाटर ट्रीटी के इस डिटेल्ड लेक्चर में आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हिस्टोरिकली इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया और किस तरह ये कामयाबी के साथ अब तक चलती आ रही है और इंशाल्लाह आगे नियर फ्यूचर भी ये चलती जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और कंटेंट, हिस्टोरिकल कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए जो 1 पेपर MCQs की और PPSC की जनरल नॉलेज की या फिर CSS या PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके हवाले से है। हम एक MCQs बेस्ड इसी वीडियो की आगे एक MCQs बेस्ड वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इन डिटेल्ड MCQs को डिस्कस करेंगे जो इंडस वाटर ट्रीटी से रेलेवेंट होंगे। बंडल ऑफ थैंक्स।